डॉक्टर कफील खान की याचिका का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम चौधरी की एकल पीठ में सुनवाई होगी और सीए और एनआरसी के मुद्दे पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई की जाएगी। जस्टिस गौतम चौधरी की एकल पीठ में सुनवाई होनी है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे आज अहम बैठक। 3 या 4 अगस्त को विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बैठक। तो सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बार फरवरी से अप्रैल के बीच में हो सकते हैं चुनाव। कोरोना के चलते चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है लंबी। तो कई चरणों में हो सकते हैं चुनाव और इसी को लेकर बैठक होगी। वर्चुअली सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और स्कूलों के संचालन पर जल्द फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी में स्कूलों को खोलने को लेकर मंथन जारी है। स्कूल एसोसिएशन ने सरकार को एसओपी सौंपी है। नए सत्र के संचालन के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। स्कूल एसोसिएशन ने सरकार को सौंप दी है और नए सत्र के संचालन के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एसओपी सौंपी गई है। स्कूलों के संचालन पर जल्द फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही, क्योंकि लंबे वक्त से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में अब इस पर विचार शुरू हो गया है कि कैसे स्कूलों को खोला जाए और कैसे पढ़ाई शुरू हो पाए। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो एसओपी सौंपी गई है इसमें क्या कुछ है और किस तरीके से और कब तक फैसला हो सकता है? अवधेश, देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जो अपनी बैठक की उसमें ये निर्देश दिए कि स्कूलों के संचालन को लेकर कार्य योजना बनाई जाए। देखिए, केस जो है उत्तर प्रदेश में अब 700 से नीचे है एक्टिव केस कोरोना की। यही वजह है कि धीरे धीरे गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है एक एक करके। और शिक्षण संस्थान जो है वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब उनके यहाँ भी बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस की अनुमति दी जाए। इसे लेकर जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जो प्ले ग्रुप स्कूल के एसोसिएशन है, इन सभी ने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो उच्च और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, इनको एक एसओपी बनाकर सौंपी, सरकार को एसओपी सौंपी इनके माध्यम से। और उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो पहले चरण में किन क्लासेस का संचालन किया जाए, इसके बाद वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए जो व्यवस्था हो क्लासरूम में वो कितनी रहे, कुल मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसे स्कूल अपने यहाँ संचालन कर सकते हैं, इसका एक उन्होंने प्रस्तावित प्रारूप जो है वो सौंपा है सरकार को। इससे पहले अगर हम कोरोना की फर्स्ट वेव की बात करें तब भी स्कूलों ने जो प्रस्ताव सौंपे थे लगभग उसी के आसपास निर्देश जारी किए गए थे और स्कूलों का संचालन ऑफलाइन क्लासेस का शुरू हुआ था। तब अक्टूबर 2020 में संचालन शुरू हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना के केस अब काफ़ी कम हो गए हैं, ऐसे में उनका कहना है कि अभी से स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि पिछला सत्र भी इसी तरह सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के एक तरह से भरोसे रहा है और इस बार भी वही हालात बन जाएंगे। आगे दिक्कतें हो सकती हैं पढ़ाई में बच्चों की, ये आधार बनाते हुए इन लोगों ने मांग की है और लगातार ये लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। और देखिए, अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के संचालन पर कार्य योजना बनाई जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताती है कि जल्द ही इसको लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है कि स्कूलों का जो संचालन है किस तरह से किया जाए। संभव है कि यूनिवर्सिटी और कक्षा 9 से 12 के जो स्कूल है उनको ऑफलाइन मोड में कब से शुरू किया जाए, इसको लेकर भी जल्द तारीखों का ऐलान हो जाए। तो सभी की निगाह इस पर है और देखना होगा कि अभिभावक इसके बाद कितना समर्थन करते हैं, फैसले का अभिभावक क्या चाहते हैं। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कुछ सुझाव भी मंगाए थे। जल्द ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हालात को देखते हुए कहा जा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल कब से खुलेंगे इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों के तबादले किए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट का तबादला। तो अम्बी बिष्ट को फिर जोन 3 में का जोनल अधिकारी बनाया गया। प्रज्ञा सिंह को जोन 7 का जोनल अधिकारी बनाया गया। और वाराणसी में गंगा का उफान जारी है। 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थान बदलना पड़ा। नौका संचालन आज से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थान बदलना पड़ा। लगातार वाराणसी में गंगा उफान पर है। 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है,
अब खतरे के निशान से कितनी दूरी है और क्या हालात हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? अलार्म के हालात है अवधेश। हालत यह है कि किनारे पर दहशत है। नौका का संचालन आज से बंद कर दिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये विहंगम दृश्य आपको चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा। कभी ये घाट थे और ये घाट अब जल में पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं काशी के घाट, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो या फिर इसके पड़ोसी घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। मणिकर्णिका घाट का दृश्य देखिए, यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर तक चढ़ चुका है और अब जो सौदा है वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो काशी करवट का यहाँ पर रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है वो भी जल में विलीन हो चुका है और जो घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न है। लोग परेशान हाल हैं। हमारे साथ जो यहाँ के नौका चलाने वाले नाविक है शंभू माझी, ये मौजूद है। शंभू, किस तरह की परेशानियाँ? 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा मैया लगातार इसमें बढ़ रही हैं और हम लोग का नौका संचालन पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। जो हमारे निषाद समाज के लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग 18 महीने कोविड के समय में बैठे हुए थे, मगर गंगा मैया का बढ़ जाने की वजह से हम लोग का नौका संचालन बंद कर दिया गया है। 3 महीना हम लोग का और बैठना पड़ेगा। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हम लोग की आर्थिक मदद करें। 80 से राजघाट तक, ये देखिए अवधेश जी, ये राजघाट का ये जो क्षेत्र है ये कहा जाता है बाएं तरफ, और ठीक इसके दाहिने तरफ ये 80 का क्षेत्र कहा जाता है। आप देखिए ये 80 का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से और वहाँ तक 80 से राजघाट तक आपको हर ओर जल ही जल दिखाई देगा। तो मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में और काशी में जल प्रलय सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से काशी के गंगा घाट जल में पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं। नावें प्रभावित हैं और हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। जो पुरोहित हैं वो अब अपनी जो चौकियां हैं उनको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में सभी सरकार से ये उम्मीद लगाए हैं कि वो उनकी मदद करे। इसके साथ ही प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो प्रशासनिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है और जहां निचले इलाके हैं वहां पर नौका की व्यवस्था की गई है कि अगर नीतीश, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि अब नौका संचालन आज से बंद हो जाएगा तो ये नाविकों के लिए एक बड़ा संकट है, क्योंकि रोजी रोटी का साधन तो वही है। तो क्या ऐसे में प्रशासन की तरफ से इनकी कुछ मदद मिलेगी कि इनका भी घर चलता रहे? अवधेश जी, जो उम्मीद है इन नाविकों को वो यही है कि सरकार और प्रशासन इनकी मदद जरूर करे, क्योंकि पिछले कोरोना काल में और इसके बाद दूसरे कोरोना काल में इन नाविकों ने अपनी नौकाओं को बंद रखा। पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित रहा। ये नाविक कहीं ना कहीं समस्या झेलते रहे और अब चाहे वो घाट किनारे के नाविक हों, चाहे पुरोहित हों या घाट किनारे के व्यवसायी हों। व्यवसाय में जैसे घाट के अगर बात करें किनारे पर तो फोटो बेचने वालों का, माला बेचने वालों का एक व्यवसाय होता है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो वो सभी अब गंगा के जलस्तर के बढ़ने से प्रभावित हो जाएंगे। प्रशासन से ये उम्मीद है लोगों को कि उनकी मदद के लिए कुछ जरूर करें, लेकिन अब ये देखना होगा कि मदद किस स्तर पर और कैसे की जाती है। हालांकि प्रशासन की माने तो तमाम तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बाढ़ राहत कैंप बनाए गए हैं। जो बाढ़ के कारण लोग परेशान न हो तो मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है और पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं। जो जल पुलिस है, जो एनडीआरएफ है, उनको जल में बीचों बीच तैनात किया गया है कि आप जागरूकता भी फैलाएं, लोगों को जागरूक भी करें कि लोग बढ़े हुए जलस्तर से कहीं खतरा न मोल लें। और इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर रौद्र रूप में नजर आ रहे मोक्षदायिनी गंगा का जलस्तर और 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता हंगामे की वजह से 2 हफ्ते नहीं हुआ संसद में कामकाज। सरकार और विपक्ष के बीच नहीं खत्म हुआ गतिरोध। तीसरे हफ्ते एक बार फिर दोनों सदनों में हंगामे के आसार। तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने से 133 करोड़ का नुकसान। तो सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध नहीं खत्म हुआ। 107 घंटे में सिर्फ 18 घंटे ही कार्रवाई चल सकी। अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़े। लोकसभा में 54 घंटे में 7 घंटे ही काम चला।